अध्याय 11 अंधोर नगरी। पाठ परिचय। इस पाठ में महंत व उनके चेलों द्वारा भिक्षा मांगते हुए एक ऐसे नगर में पहुंचने का वर्णन है जहां का राजा चौपट राजा है और नगरी अंधेर नगरी है। महंत द्वारा चेले को बताया गया है कि अंधेर नगरी रहने लायक क्यों नहीं है। व्याख्या। इस कहानी में महंत और गोवर्धन दास के संवाद के जरिए यह दिखाया गया है कि यदि किसी स्थान पर शासन और व्यवस्था नहीं है तो वह स्थान रहने के लिए योग्य नहीं होता। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अच्छे और योग्य शासकों की आवश्यकता होती है जो समाज में व्याप्त अव्यवस्था को सुधार सकें। कठिन शब्दार्थ। चौपट राजा ऐसा राजा जो अपने कर्तव्यों को सही से नहीं निभाता, मूर्ख और नासमझ होता है। अंधेर नगरी ऐसी जगह जहां कोई न्याय, व्यवस्था और अनुशासन नहीं होता। भिक्षा दान, मदद या किसी से प्राप्त किया गया धन। नगरी नगर या शहर जो समाज और प्रशासन का केंद्र होता है। प्रथम दृश्य। महंत बच्चा नारायण दास। यह नगर तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। व्याख्या। इस वाक्य में महंत अपने शिष्य नारायण दास को इस नगर की सुंदरता का अवलोकन कराते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें यहाँ भिक्षा मिले ताकि वे भगवान को भोग अर्पित कर सकें। महंत का जीवन बहुत साधारण और आस्थावान है, जहां वे भगवान को धन्यवाद देने के लिए भिक्षा भी मांगते हैं। यह दिखाता है कि वे अपने कार्यों में भी एक उद्देश्य को देख रहे हैं, भगवान का आभार व्यक्त करना। कठिन शब्दार्थ। भिक्षा दान वह सामग्री या पैसे जो किसी से प्राप्त की जाती है। भगवान को भोग भगवान को अर्पित किया गया भोजन या सामग्री। भिक्षाटन भिक्षा मांगने की प्रक्रिया। नारायण दास। हाँ गुरुजी, नगर तो सुंदर है, भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद हो। व्याख्या। यह वाक्य नारायण दास के मनोभावों को दर्शाता है। वह महंत के साथ नगर में घूमते हुए उसकी सुंदरता की सराहना करता है। साथ ही वह भिक्षा मिलने की आशा व्यक्त करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भिक्षा प्राप्त होने पर उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह वाक्य इस बात को भी उजागर करता है कि नारायण दास भिक्षाटन को केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक सुख और आनंद का स्रोत मानता है। कठिन शब्दार्थ। भिक्षा दान वह सामग्री या पैसे जो किसी से प्राप्त की जाती है। आनंद सुख, प्रसन्नता। सुखद खुशी देने वाला, आनंदपूर्ण। महंत बच्चा गोवर्धन दास। तू पश्चिम की ओर जा और बच्चा नारायण दास तू पूर्व की ओर जा। दोनों जाते हैं। व्याख्या। महंत ने अपने दोनों चेलों गोवर्धन दास और नारायण दास को अलग अलग दिशा में भेज दिया है। गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर और नारायण दास को पूर्व की ओर जाने को कहा है। यह वाक्य महंत के आदेश को दर्शाता है, जिसमें वह दोनों चेलों को भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग दिशा में भेजते हैं। यह महंत की बुद्धिमत्ता और अनुभव को भी दर्शाता है, क्योंकि वह जानता है कि हर दिशा में भिक्षा मांगने से अलग अलग अवसर मिल सकते हैं। कठिन शब्दार्थ। दिशा त्रास्ता, मार्ग। आदेश निर्देश, हुक्म। भिक्षा दान
वह सामग्री या पैसे जो किसी से प्राप्त की जाती है। गोवर्धन दास सब्जी वाले से, क्यों भैया, भाजी क्या भाव है? सब्जी वाला, बाबा जी, सब भाजी टके सेर। व्याख्या। इस वाक्य में गोवर्धन दास सब्जी वाले से सब्जी के दाम के बारे में पूछते हैं और सब्जी वाला जवाब देता है कि सभी सब्जियां एक टके सेर के हिसाब से मिल रही हैं। इस संवाद से यह संकेत मिलता है कि इस नगर में सब्जियां बहुत सस्ती हैं और यहाँ का व्यापार सामान्य रूप से सस्ता और सरल है। यह वाक्य नगर की सादगी और सस्ती वस्तुओं को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। भाव, कीमत, मूल्य। भाजी, सब्जी। सेर, एक पारंपरिक माप की इकाई, लगभग 1.25 किलोग्राम। टके, मुद्रा की इकाई, यहाँ पर टका पुराने समय में प्रयोग किया जाता। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। हलवाई के पास पहुंचकर। व्याख्या। गोवर्धन दास जब सब्जी वाले से भाजी के दाम सुनते हैं तो वह बहुत खुश होकर कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है। वाह वाह कहकर वह आनंद व्यक्त करते हैं कि इतने सस्ते दाम पर सब्जियां मिल रही हैं। इसके बाद वह हलवाई के पास जाते हैं जो व्यापार का हिस्सा है और जो आमतौर पर मिठाई बेचता है। यह वाक्य गोवर्धन दास की खुशी को दर्शाता है और यह बताता है कि वह इस नगर में मिलने वाली सस्ती वस्तुओं से खुश हैं। कठिन शब्दार्थ। भाव, कीमत, मूल्य। भाजी, सब्जी। आनंद, खुशी, सुख। हलवाई, मिठाई बनाने वाला व्यक्ति। गोवर्धन दास, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव है? हलवाई, टके सेर। व्याख्या। गोवर्धन दास मिठाई के दाम पूछते हैं, जो एक सामान्य प्रश्न है जब किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होती है। हलवाई जवाब देता है कि मिठाई का दाम टके सेर है, यानी 1 टका प्रति सेर। यह संवाद यह दर्शाता है कि गोवर्धन दास इस नगर में सस्ती वस्तुओं की कीमत जानकर खुश हो रहे हैं और इस सस्ती कीमत को देखकर आनंदित हो रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। भाव, मूल्य, कीमत। टके सेर, 1 टका प्रति सेर, सस्ता दाम। हलवाई, मिठाई बनाने वाला व्यक्ति। गोवर्धन दास, वाह वाह, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई, अंधेर नगरी। व्याख्या। गोवर्धन दास इस नगरी की सस्ती वस्तुओं की कीमत देखकर आनंदित होते हैं और फिर वह पूछते हैं कि इस नगर का नाम क्या है। हलवाई उत्तर देता है कि इस नगर का नाम अंधेर नगरी है। इस संवाद से यह संकेत मिलता है कि नगर की स्थिति खराब है, लेकिन यहाँ की वस्तुएं सस्ती हैं। अंधेर नगरी शब्द से यह भी जाहिर होता है कि नगर का राजा और प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की व्यवस्था अव्यवस्थित और अराजक है। कठिन शब्दार्थ। वाह वाह, प्रशंसा, खुशी का इजहार। नगरी, शहर, नगर। अंधेर नगरी, अराजकता और अव्यवस्था से भरी हुई नगरी, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है।
गोवर्धन दास और राजा का क्या नाम है? हलवाई, चौपट राजा। व्याख्या। गोवर्धन दास हलवाई से पूछते हैं कि इस नगर का राजा कौन है, तो हलवाई जवाब देता है कि राजा का नाम चौपट राजा है। चौपट शब्द का अर्थ होता है बेहद मूर्ख या असमर्थ, जिसका संकेत इस बात की ओर है कि राजा किसी भी प्रकार से अपने नगर का सही तरीके से संचालन नहीं कर पा रहा है और उसकी असमर्थता के कारण ही नगर में अव्यवस्था फैली हुई है। यह व्यंग्यात्मक रूप से नगर के शासक की स्थिति को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। चौपट, असमर्थ, मूर्ख, जो काम करने में असफल हो। राजा, शासक, शाही पद का व्यक्ति। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई, बाबा जी। क्या दे दूं? व्याख्या। गोवर्धन दास ने हलवाई से भाजी और मिठाई के मूल्य पूछने पर दोनों का मूल्य टके सेर बताया जाता है, यानी कि दोनों समान मूल्य पर बिक रहे हैं। फिर गोवर्धन दास इस अवसर पर नगर की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, अंधेर नगरी, चौपट राजा। इसका अर्थ है कि यह नगर पूरी तरह से अराजकता और अव्यवस्था से भरा हुआ है और राजा अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है। यहाँ टके सेर भाजी, टके सेर खाजा से यह भी समझाया जा रहा है कि यहाँ की सभी चीजें सस्ते और घटिया स्तर की हैं। यह सब नगर के गिरते स्तर और राजा की अक्षमता को दर्शाता है। यह व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी नगर की स्थिति के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। कठिन शब्दार्थ। अंधेर नगरी, अराजकता और अव्यवस्था से भरी हुई नगरी। चौपट राजा, मूर्ख और असमर्थ राजा। टके सेर, अत्यधिक सस्ता मूल्य, घटिया स्तर। भाजी, सब्जी। खाजा, मिठाई। गोवर्धन दास, बच्चा। 7 पैसे भिक्षा मांग कर लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। व्याख्या। यह वाक्य गोवर्धन दास द्वारा हलवाई से भिक्षा के बदले मिठाई मांगने का एक उदाहरण है। वह हलवाई से कह रहे हैं कि उन्होंने 7 पैसे की भिक्षा मांगी और अब वह उतनी ही कीमत में मिठाई चाहते हैं। यह घटना नगर के अव्यवस्थित और चौपट शासन की स्थितियों को दिखाती है, जहां मूल्य और व्यापार की कोई स्थिरता नहीं है। यह वाक्य यह भी दर्शाता है कि गोवर्धन दास, जो कि भिक्षाटन कर रहे हैं, अपनी भिक्षा से बहुत संतुष्ट हैं और दुकानदार से अपनी आवश्यकतानुसार वस्तु की मांग कर रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। 7 पैसे, 7 पैसे का सिक्का, एक छोटी राशि। 3.5 सेर, सेर एक माप का इकाई है। यहाँ इसका अर्थ है कि वह मिठाई की एक विशिष्ट मात्रा मांग रहे हैं। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास महंत जी को पूरी बात बताता है। व्याख्या। इस वाक्य में गोवर्धन दास महंत जी से मिलकर उन्हें अंधेर नगरी के बारे में बताता है। वह महंत जी को यह बताता है कि नगरी का नाम अंधेर नगरी है और वहाँ की व्यवस्था कैसी है। यह घटना महंत जी की यात्रा के संदर्भ में हो रही है, जहाँ वह और उनके चेले नगर की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। गोवर्धन दास ने जो अनुभव किया, वह महंत जी को साझा कर रहा है
ताकि वह भी इस नगर की वास्तविकता को समझ सके। यह वाक्य यह भी दिखाता है कि गोवर्धन दास ने स्वयं नगर का भ्रमण किया और अपने अनुभवों से महंत जी को अवगत कराया। कठिन शब्दार्थ। अंधेर नगरी, ऐसी नगरी जहां अव्यवस्था और अन्याय का शासन है और जहां लोग सही तरीके से कार्य नहीं करते। पूरी बात बताना, सभी घटनाओं और जानकारी को स्पष्ट रूप से सुनाना। महंत तो बच्चा। ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तू भी चल। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं तो यहीं रहूंगा। व्याख्या। यह संवाद महंत और गोवर्धन दास के बीच का है। महंत जी गोवर्धन दास को यह सलाह दे रहे हैं कि अंधेर नगरी में रहना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ की स्थिति और व्यवस्थाएं अत्यंत अव्यवस्थित हैं। टके सेर भाजी और टके सेर खाजा का मतलब है कि वहाँ की सभी चीजें बहुत सस्ती और घटिया हैं। महंत जी अपने अनुभव से यह सलाह दे रहे हैं कि ऐसी नगरी में रहने का कोई लाभ नहीं है। इसके विपरीत गोवर्धन दास अपनी इच्छा जताते हुए कहता है कि वह वहीं रहना चाहता है और महंत जी की सलाह को नकारते हुए अपने निर्णय पर अडिग रहता है। कठिन शब्दार्थ। टके सेर, बहुत सस्ती दर, जहां वस्तुएं अत्यधिक सस्ती होती हैं। अंधेर नगरी, ऐसी नगरी जहां सब कुछ अव्यवस्थित और अनियमित हो। गुरुजी, गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक को सम्मानपूर्वक पुकारना। महंत, देख, मेरी बात मान ले, नहीं तो पछताएगा। मैं जा रहा हूँ, कभी संकट पड़े तो याद कर लेना। महंत चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, राज दरबार। व्याख्या। इस संवाद में महंत जी गोवर्धन दास को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि उसने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और अंधेर नगरी में रहा तो उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। महंत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे इस नगरी से जा रहे हैं और यदि कभी गोवर्धन दास को संकट का सामना करना पड़े तो उसे महंत जी को याद करना होगा। इस संवाद के माध्यम से महंत जी यह दिखा रहे हैं कि अनुभव की बातों का पालन करना चाहिए ताकि जीवन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके बाद महंत जी अपनी बात समाप्त करते हुए नगरी छोड़ देते हैं। कठिन शब्दार्थ। पछताएगा, पछताना, किसी बात का बाद में खेद महसूस करना। राज दरबार, राजा का दरबार, जहां शासन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। दो सैनिक एक फिर्यादी को लेकर आते हैं। फिर्यादी, महाराज, न्याय हो। कल्लू बनिए की दीवार गिरने से मेरी बकरी दबकर मर गई। राजा, कहाँ है कल्लू बनिया? उसे पकड़ कर लाओ। व्याख्या। इस अंश में एक फिर्यादी राजा के दरबार में अपनी शिकायत लेकर आता है। उसने बताया कि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई। फिर्यादी न्याय की मांग करता है और राजा को दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देता है। राजा का यह कदम यह दिखाता है कि वह अपने राज्य में न्याय सुनिश्चित करना चाहता है और दोषी को सजा देने का इच्छुक है। कठिन शब्दार्थ। फिर्यादी, शिकायत करने वाला व्यक्ति जो न्याय की मांग करता है। कल्लू बनिया, एक व्यक्ति का नाम, यहाँ यह एक सामान्य नाम हो सकता है।
जो व्यापारी या दुकानदार हो सकता है। दरबार, राजा का न्यायालय या शासन कक्ष। सैनिक कल्लू को पकड़कर लाते हैं। राजा, क्यों कल्लू? इसकी बकरी कैसे मर गई? व्याख्या। इस अंश में राजा ने कल्लू को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि उसकी दीवार गिरने से फिरियादी की बकरी कैसे मरी। राजा का सवाल सीधे और स्पष्ट है और वह दोषी का जवाब जानना चाहते हैं। इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि राजा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। सैनिक, वह व्यक्ति जो राजा के आदेश पर काम करता है और सैनिकों की भूमिका में होता है। दरबार, राजा का न्यायालय, जहां वे आमतौर पर मामलों का निपटारा करते हैं। बकरी, एक घरेलू जानवर जिसका इस्तेमाल दूध, मांस आदि के लिए किया जाता है। मर गई, मरी हुई, जीवन समाप्त हो गया। कल्लू, महाराज, मेरा दोष नहीं, कारीगर ने दीवार कमजोर बनाई थी। राजा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। व्याख्या। इस अंश में कल्लू ने अपनी रक्षा करते हुए कहा कि दीवार के गिरने के लिए वह जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कारीगर दोषी है जिसने दीवार को कमजोर बनाया था। राजा ने तुरंत कारीगर को पकड़वाने का आदेश दिया, जिससे यह दर्शाता है कि राजा मामले का समाधान जानने के लिए पूरी तरह से तल्लीन हैं और दोषी व्यक्ति को सजा दिलवाना चाहते हैं। कठिन शब्दार्थ। दोष, जिम्मेदारी, गलती। कारीगर, वह व्यक्ति जो शिल्प कार्य, निर्माण या अन्य शारीरिक कार्य करता है। छोड़ दो, उसे स्वतंत्र कर दो, उसे जाने दो। पकड़कर लाओ, उसे पकड़कर दरबार में लाओ। सैनिक कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर? इसकी बकरी कैसे मर गई? व्याख्या। इस अंश में राजा कारीगर से पूछते हैं कि उस घटना के लिए कारीगर जिम्मेदार था या नहीं, यानी कि कारीगर से यह जानने की कोशिश करते हैं कि दीवार गिरने और बकरी के मरने के कारण क्या थे। राजा का यह सवाल यह स्पष्ट करता है कि वह कारीगर को जिम्मेदार मानते हुए दोष का निर्धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। कारीगर, वह व्यक्ति जो निर्माण, शिल्प या कोई अन्य शारीरिक कार्य करता है। बकरी, एक जानवर जिसे आम तौर पर दूध देने के लिए पाला जाता है। कैसे, किस प्रकार, किस वजह से? कारीगर, महाराज, चुने वाले ने चुना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चुने वाले को बुलाओ। व्याख्या। इस अंश में कारीगर राजा को यह बताता है कि दीवार गिरने की वजह चुने वाला था, जिसने खराब चुना बनाया था। कारीगर अपने बचाव में यह कहता है कि उसकी गलती नहीं थी, बल्कि चुने वाले की गलती थी। राजा अब इस नए कारण को सुनकर चुने वाले को बुलाने का आदेश देते हैं ताकि वह चुने वाले से पूछताछ कर सकें। कठिन शब्दार्थ। चुने वाला, वह व्यक्ति जो चुना बनाता है या चुना सप्लाई करता है। खराब, जो सही न हो, जो खराब या दोषपूर्ण हो। बुलाओ, आह्वान करना, किसी को अपने पास लाने के लिए आदेश देना। चुने वाला कहता है कि भिश्ती ने चूने में ज्यादा पानी डाल दिया था।
भिश्ती कहता है कि कसाई ने मशक बड़ी बनाई इसलिए पानी ज्यादा आ गया। कसाई कहता है कि गडरिये ने इतनी बड़ी भेड़ मुझे बेची कि मशक बड़ी बन गई। गडरिया कहता है कि कोतवाल की सवारी निकलने के कारण घबराकर मैंने बड़ी भेड़ बेच दी। तब राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सैनिक कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। व्याख्या। यह अंश न्याय और दोषारोपण की प्रक्रिया को दर्शाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी गलती को छिपाने और दूसरे को दोषी ठहराने का प्रयास कर रहा है। चुने वाले से लेकर गडरिये तक सभी ने अपनी अपनी गलतियां किसी और पर डाल दी। अंत में कोतवाल के ऊपर सब कुछ डालते हुए राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक मामूली घटना को कई लोगों के बीच दोषारोपण से एक बड़े संकट में बदला जा सकता है। कठिन शब्दार्थ। भिश्ती, वह व्यक्ति जो पानी भरने का काम करता है। मशक, पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बैग या बर्तन। गडरिया, वह व्यक्ति जो बकरियां या भेड़ें चराता है। कोतवाल, पुलिस अधिकारी या वह व्यक्ति जो किसी नगर के सुरक्षा का जिम्मेदार होता है। फांसी पर चढ़ाना, मृत्युदंड देना, किसी को मृत्युदंड की सजा देना। तीसरा दृश्य। गोवर्धन दास, मिठाई खाते हुए, गुरुजी ने नाहक यहाँ रहने को मना किया था। यहाँ तो खाओ पियो और मौज करो। तभी 4 सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं। व्याख्या। इस दृश्य में गोवर्धन दास अपने गुरु के आदेश की अवहेलना करते हुए खुशी खुशी नगर में रहकर मिठाई खा रहा है। वह सोचता है कि गुरु जी ने जो उसे नगर छोड़ने की सलाह दी थी वह व्यर्थ थी, क्योंकि यहाँ तो मजे हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस नगर में कुछ और ही चल रहा था और उसकी यह लापरवाही उसकी मुसीबत का कारण बन जाएगी। जैसे ही गोवर्धन दास मौजमस्ती में डूबा हुआ था, उसे पकड़ लिया गया। यह दृश्य दिखाता है कि बिना सोचे समझे और दूसरों की सलाह न मानकर किए गए कामों के परिणाम विपरीत हो सकते हैं। कठिन शब्दार्थ। नाहक, बिना किसी कारण, बेवजह। अवहेलना, किसी बात या व्यक्ति की अनदेखी करना, नजरअंदाज करना। लापरवाही, बिना ध्यान दिए हुए काम करना, ध्यान न देने की आदत। सिपाही, चलो बाबा जी, मिठाई खा खा कर खूब मोटे हो गए हो, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। व्याख्या। यह संवाद गोवर्धन दास और सिपाही के बीच होता है, जहां सिपाही उसे गिरफ्तार करने का कारण बताते हुए मजाक करते हैं कि वह मिठाई खाकर मोटा हो गया है। गोवर्धन दास यह देखकर चौंक जाता है और यह सवाल करता है कि उसने उनका क्या बिगाड़ा है। यह दृश्य बताता है कि गोवर्धन दास ने अपनी लापरवाही से अपनी स्थिति को इतना बुरा बना लिया है कि अब उसे बिना किसी ठोस कारण के गिरफ्तार किया जा रहा है। यह उसके लिए एक चेतावनी है कि जब किसी गलत जगह पर बिना सोचे समझे मजे किए जाते हैं तो उसके परिणाम कैसे नकारात्मक हो सकते हैं। कठिन शब्दार्थ। बिगाड़ा, नुकसान पहुंचाना, नुकसान करना। मजा मिलेगा, यहाँ यह शब्द मजाक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, मतलब वह फांसी या सजा प्राप्त करेगा। सैनिक,
बात यह है कि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, मगर फांसी का फंदा थोड़ा बड़ा बन गया। कोतवाल साहब दुबले-पतले हैं। हम लोगों ने महाराजा से अर्ज की। तब हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। व्याख्या। यह संवाद सैनिक और गोवर्धन दास के बीच होता है, जहां सैनिक गोवर्धन दास को फांसी देने की वजह बताते हैं। वे कहते हैं कि कोतवाल को फांसी का हुक्म दिया गया था, लेकिन उसकी फांसी का फंदा उसके शरीर के हिसाब से बड़ा था, क्योंकि वह दुबला था। इसलिए महाराजा ने फैसला किया कि एक मोटे आदमी को फांसी दी जाए, ताकि यह न्यायपूर्ण लगे। यह दृश्य यह दिखाता है कि न्याय का पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया एक मजाक बनकर रह जाती है। यह समाज में न्याय की विडंबना और तानाशाही के प्रभाव को भी दिखाता है। कठिन शब्दार्थ। अर्ज करना, निवेदन करना, किसी से विनती करना। हुक्म, आदेश, आदेश देने की प्रक्रिया। फंदा, फांसी का डोर, जो किसी को फांसी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सजा, दंड, किसी अपराध के लिए दी जाने वाली सजा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की। अरे, मैं तो बिना कारण ही मारा जाता हूँ। यहाँ तो बड़ा अंधेर है। गुरुजी, आप कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ। हाय, मैंने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना? तभी गुरुजी वहां पहुंचते हैं। व्याख्या। यह दृश्य गोवर्धन दास की विवशता और दुख को दर्शाता है। वह परमेश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे बिना किसी कारण के सजा दी जा रही है। गोवर्धन दास यह महसूस करता है कि वह जिस स्थिति में है वह पूरी तरह से गलत है और उसे यहाँ पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वह अपने गुरु को याद करता है और दुखी होकर सोचता है कि अगर उसने गुरु की बात मानी होती तो शायद उसे यह कठिनाई नहीं होती। यह दर्शाता है कि गोवर्धन को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब वह अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए गुरु से सहायता चाहता है। कठिन शब्दार्थ। दुहाई, शरण या सहायता के लिए पुकार, एक प्रकार की प्रार्थना। अंधेर, अन्याय, अत्याचार, स्थिति जहां कोई न्याय नहीं होता। प्राण बचाना, जान की रक्षा करना, किसी की मदद से अपनी जान बचाना। हाय, अफसोस, दुख की अभिव्यक्ति। मेहनत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को पूरी बात बताता है। गोवर्धन दास की पूरी बात सुनकर गुरुजी उसको कान में कुछ समझाते हैं। व्याख्या। इस दृश्य में महंत गोवर्धन दास को देखकर उसकी दुर्दशा पर दुख व्यक्त करते हैं। गोवर्धन दास, जो पहले गुरु की बात नहीं माने था, अब उसकी गलतियां उसे भारी पड़ रही हैं। वह गुरु से मदद की उम्मीद करता है और अपनी पूरी कहानी उसे बताता है। महंत सुनकर उसे कोई समाधान देते हैं। इस दृश्य में दिखाया गया है कि सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए गुरु की ओर देखना बहुत आवश्यक है। महंत अपने शिष्य गोवर्धन दास को स्थिति से बाहर निकलने का तरीका बताते हैं।
यह शिक्षक शिष्य संबंध और शिष्य की गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। दशा, स्थिति या हालात, विशेषकर जब किसी की स्थिति खराब या कठिन हो। कान में कुछ समझाना, किसी को धीरे से नर्म तरीके से समझाना या मार्गदर्शन देना। गुरु जी, गुरु का आदरपूर्ण संबोधन, जो एक शिक्षक या मार्गदर्शक के रूप में होता है। गोवर्धन दास, तब तो गुरु जी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए हैं, हमको फांसी चढ़ने दो। व्याख्या। इस संवाद में गोवर्धन दास अपनी स्थिति देखकर गुरु से मदद की उम्मीद करता है। वह सोचता है कि अगर फांसी चढ़ने की बारी आई तो गुरु को ही पहले फांसी पर चढ़ना चाहिए। लेकिन महंत, जो अब उम्रदराज हो गए हैं, वे गोवर्धन दास की मदद करने के बजाय खुद फांसी चढ़ने की पेशकश करते हैं। यह संवाद गुरु के आत्मत्याग और शिष्य के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। महंत अपनी प्रौढ़ता और अनुभव से यह समझते हैं कि शिष्य को खुद अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए और वे अपने शिष्य को यह कड़ा निर्णय लेने का मौका देते हैं। कठिन शब्दार्थ। फांसी चढ़ना, फांसी पर लटकना, शारीरिक मृत्यु की प्रक्रिया के रूप में। बूढ़ा, वृद्ध या प्रौढ़, जो उम्र में अधिक हो। धीरे धीरे उन दोनों में पहले फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ा होने लगता है। सैनिक यह देखकर चकित हो जाते हैं। वे उन्हें दरबार में ले जाते हैं। व्याख्या। यह दृश्य महंत और गोवर्धन दास के बीच एक दिलचस्प और हास्यपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। दोनों के बीच यह विवाद उस समय उत्पन्न होता है जब दोनों फांसी पर चढ़ने की बारी आने पर इसे लेकर झगड़ने लगते हैं। वे दोनों अपने अपने कारण से यह चाहते हैं कि पहले उन्हें फांसी पर चढ़ने का अवसर मिले। यह स्थिति सैनिकों के लिए चकित करने वाली होती है, क्योंकि वे देख रहे होते हैं कि दो लोग मृत्यु के सबसे कष्टदायक पल का सामना करने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। अंततः उन्हें दरबार में ले जाया जाता है, जहां राजा इस पूरी स्थिति को देखता है। कठिन शब्दार्थ। झगड़ा, विवाद, मतभेद। चकित, हैरान, आश्चर्यचकित। दरबार, राजा या शाही प्रशासन का स्थान जहां निर्णय होते हैं। राजा, यह क्या गड़बड़ है? सैनिक, पता नहीं महाराज। चेला कहता है, मैं फांसी चढ़ूंगा। गुरु कहते हैं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। व्याख्या। इस दृश्य में राजा को यह देखकर हैरानी होती है कि महंत और गोवर्धन दास दोनों के बीच यह विवाद किस बात पर है। दोनों चाहते हैं कि पहले वह फांसी पर चढ़े, लेकिन सैनिकों को यह समझ में नहीं आता कि क्यों दोनों लोग इस तरीके से झगड़ रहे हैं। यह स्थिति हास्यपूर्ण है क्योंकि दोनों व्यक्ति अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए बेताब हैं और इस पर वह आपस में बहस कर रहे हैं। सैनिक राजा से यह स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाता। कठिन शब्दार्थ। गड़बड़, उलझन, समस्या। चेला, शिष्य, गुरु का शिष्य। मालूम, जानकारी, पता। राजा, गुरु जी से, बाबा, आप बताइए कि आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, महाराज, बात यह है कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी है
कि जो भी इस समय फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। व्याख्या। महंत जी राजा से बताते हैं कि वह इस विशेष समय का लाभ उठाना चाहते हैं क्योंकि उनके अनुसार यह एक शुभ घड़ी है। उनका मानना है कि जो भी इस समय फांसी पर चढ़ेगा वह सीधे स्वर्ग को जाएगा। यह उनके धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां वे मृत्यु को एक स्वाभाविक और शुभ घटना मानते हैं। महंत जी का यह दृष्टिकोण अजीब है क्योंकि आमतौर पर लोग फांसी से डरते हैं, लेकिन महंत इसे एक धार्मिक अवसर के रूप में देखते हैं। कठिन शब्दार्थ। शुभ घड़ी वह समय जो शुभ और लाभकारी माना जाता है। स्वर्ग धार्मिक दृष्टिकोण से वह स्थान जहां पुण्यात्माएं जाती हैं। मंत्री तब तो फांसी पर मैं चढ़ूंगा। गोवर्धन दास नहीं नहीं, महाराज ने मुझे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया है। व्याख्या। यह संवाद तब होता है जब मंत्री महंत जी के कथन को सुनकर यह सोचते हैं कि यदि फांसी पर चढ़ने से स्वर्ग जाने का अवसर है तो वह स्वयं फांसी पर चढ़ने की इच्छा जताते हैं। लेकिन गोवर्धन दास उसे रोकते हैं और कहते हैं कि महाराज ने पहले ही उन्हें फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया है। यह स्थिति हास्य और अराजकता की ओर बढ़ती है क्योंकि अब यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ग जाने के लिए हर कोई फांसी पर चढ़ना चाहता है। कठिन शब्दार्थ। हुक्म, आदेश, आज्ञा। फांसी पर चढ़ाना, मृत्युदंड के रूप में फांसी पर लटकाना। कोतवाल नहीं, महाराज ने तो मुझे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया था। राजा चुप रहो सब लोग, मैं तुम लोगों का राजा हूं, इसलिए स्वर्ग में ही जाऊंगा। सैनिकों चलो जल्दी करो, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। व्याख्या। यह दृश्य हास्य और व्यंग्य से भरपूर है। यहाँ राजा अपनी सत्ता और रहम को इस कदर प्रदर्शित कर रहे हैं कि वे स्वयं को स्वर्ग में भेजने की इच्छा व्यक्त करते हैं। राजा का यह कथन इस बात की ओर इशारा करता है कि वह अपनी स्थिति और अधिकार से किसी भी चीज का निर्धारण करना चाहते हैं, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु। उनका यह आदेश अंधेरे और मूर्खतापूर्ण शासन की ओर संकेत करता है, जहां लोग अपनी गलतियों का समाधान किसी सही तरीके से नहीं बल्कि हास्यास्पद रूप से करते हैं। कठिन शब्दार्थ। स्वर्ग भगवान के पास, मोक्ष एक आदर्श जीवन की अवस्था। हुक्म, आदेश, निर्देश। चुप रहो, शांत रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। सैनिक सेना के सदस्य जो आदेशों का पालन करते हैं। सैनिक राजा को फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिरता है। व्याख्या। यह दृश्य पाठ का समापन है और यहाँ पर अंत हास्य और व्यंग्य के साथ किया गया है। राजा का अपने आदेश के आधार पर फांसी पर चढ़ना उसकी मूर्खता और अंधविश्वास को दर्शाता है। राजा के अपने ही आदेश को मानने और उसका पालन करने का हास्यास्पद परिणाम यह है कि वह अंततः खुद को ही फांसी पर चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार पाठ में समाज और सत्ता की बेवकूफी और अंधविश्वास के खिलाफ एक मजेदार और शिकारपूर्ण टिप्पणी की गई है। पर्दा गिरने से यह दृश्य खत्म होता है, जिसका अर्थ है कि यह हास्यपूर्ण और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से पाठ का निष्कर्ष है। कठिन शब्दार्थ। फांसी पर लटका देना
किसी को मौत की सजा के रूप में फांसी पर चढ़ाना। पर्दा गिरना, नाटक या खेल का समापन। हास्यास्पद, जो हंसी का कारण हो, मजेदार। व्यंग्य, मजाक के रूप में आलोचना। संदेश। इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि जिस नगर में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हो और राजा मूर्ख हो, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। व्याख्या। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि जिस नगर में चारों ओर अव्यवस्था हो और राजा मूर्ख हो, वहां रहना ठीक नहीं है। इस पाठ में यह भी दर्शाया गया है कि अंधविश्वास, मूर्खता और सत्ता का दुरुपयोग समाज में कैसे समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। एक अच्छे और समझदार शासक का महत्व होता है, जो समाज की भलाई के लिए काम करता है, न कि अपनी मूर्खता के कारण लोगों को समस्याओं में डालता है। निष्कर्ष, समरी। पाट अंधेर नगरी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मूर्ख शासक और अव्यवस्थित प्रशासन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले हास्यास्पद और दयनीय हालात का वर्णन किया है। अंधेर नगरी में राजा और उसके निर्णय पूरी तरह से तर्कहीन और अव्यवस्थित हैं, जिससे न्याय का कोई अस्तित्व नहीं है। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि ऐसी नगरी में रहना सुरक्षित नहीं है। गोवर्धन दास महंत की सलाह न मानकर नगरी में रह जाता है और मूर्खतापूर्ण प्रशासन के कारण फांसी का पात्र बन जाता है। अंततः महंत की चतुराई और धैर्य से उसकी जान बच जाती है और राजा स्वयं अपनी मूर्खता के कारण फांसी चढ़ जाता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। अव्यवस्था और मूर्ख नेतृत्व का खतरा। जिस राज्य में प्रशासन अव्यवस्थित हो और राजा मूर्ख हो, वहां रहना खतरे से भरा हो सकता है। चतुराई और धैर्य का महत्व। कठिन परिस्थितियों में बुद्धिमानी और धैर्य ही व्यक्ति को संकट से बाहर निकाल सकते हैं। अनुशासन और विवेक का महत्व। शासक को विवेकपूर्ण और न्यायप्रिय होना चाहिए, अन्यथा राज्य में अराजकता फैल सकती है।